बेल दिलवाने के लिए, और वो परेशान हो रहा है कि ऐसे कैसे इसके ऊपर ये केस किया, हो ही नहीं सकता, वो इतना अच्छा इंसान कैसे करे। और उधर अजीज जेल में है, वो जेल में रख अपना सफ़र कर रहा है। इधर अडेला की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉवल लिखी गई, तो हमें हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो अडेला जो है वो वैसे तो इतना उसकी कोई दोस्ती नहीं हुई थी ब्रिटिश लोगों से, लेकिन अभी क्योंकि सडनली ये केस हुआ तो हर कोई उसके साथ बहुत सिंपैथेटिक है। हर कोई ऐसे सोच रहा है कि ये बेचारी ब्रिटिश लड़की जो आई थी वहाँ से इधर पे रहने के लिए, उसके साथ इतना बुरा हो गया, और ये इंडियन ऐसे ख़राब ही होते हैं, ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो सडनली जो सब लोग हैं वो इसको सराउंड कर रहे हैं, बहुत सिंपैथेटिक हैं, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हैं, और उसकी तबीयत का बहुत ध्यान रख रहे हैं। उससे काफ़ी ज़ख्म भी लग गए थे उस झगड़े में, तो वो वैसे भी उसकी बॉडी भी काफ़ी वीक थी, उसे फीवर भी था, तो ये लोग सब उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं। उधर जो रॉनी है वो, क्योंकि वहाँ का मजिस्ट्रेट है, मतलब वो केस उसी के पास जाने वाला है, तो जब केस जाएगा भी, तो क्योंकि वो मजिस्ट्रेट है, उसकी बीवी के साथ बदतमीजी हुई है, तो ऑब्वियसली वो अपनी बीवी का ही साइड लेगा। तो एक जज को इम्पार्शियल होना चाहिए, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, रॉनी को उस केस से हटा के एक जो दूसरा इंसान है उसको वहाँ केस पे रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रॉनी ये भी बहुत गुस्से में है कि मैंने इन लोगों को पहले ही कहा था कि इनको इंडियंस के साथ में जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग गए, और अब देखो ये सब क्या हो गया है। और वो सोचता है कि काश मैं ही चला गया था उनके साथ, या काश मैंने मेरा नौकर भेजा था, वो अपनी बात सही से वो वहाँ पे रुकता तो ये सब नहीं होता। और उसको फील्डिंग से भी गुस्सा और होता है कि इसी यही आदमी था जिसने इन सबको मिलवाया था, और इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो जो फील्डिंग, वो जो है रॉनी, वो अपना केस रखने लगता है कि जो अजीज़ है उसने ये सब ना बहुत पहले से प्लान किया हुआ था। उसने जानबूझ के सबसे पहले जो है फील्डिंग्स और गोडबोले की ट्रेन छुटवाई। कैसे छुटवाई? गोडबोले प्रे करा था, राइट? तो उसका ऑलरेडी प्लान था, गोडबोले को उसने पैसे दे के रखे थे कि वो जानबूझ के फील्डिंग्स की ट्रेन छुटवा देगा, मिस हो जाएगी तो एटलीस्ट वो लोग कम हो जाएंगे। फिर उसने नौकर को पैसे दिए ताकि जो अडेला का नौकर है वो भी उनके साथ में ना जाए। फिर जब ये लोग केव में अंदर गए तो उसने जानबूझ के मिसेस मूर पे अटैक करवाया ताकि मिसेस मूर आगे जाने से मना कर दे। तो एट द एंड क्या होगा कि इन लोगों को मौका मिलेगा कि ये अकेले केव में जा सके, जहाँ पे अजीज अडेला के साथ में बदतमीजी कर सकेगा। दिस इज़ हाउ रॉनी सीज इट कि अजीज जो है उसने ये सब कुछ बहुत डिटेल में प्लान किया हुआ है। जबकि जो फील्डिंग है वो बोलता है कि इतना सब कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो ऐसा इंसान ही नहीं है। ये सब चीज़ें जो है, ये सब बातें उनके वहाँ जो ब्रिटिश क्लब है वहाँ पे बात चल रही है। और जो फील्डिंग है वो अपना पॉइंट रखता है, वो बोलता है कि तुम सिर्फ ऐसी हवा में बातें करो, तुम्हारे पास में कोई प्रूफ भी नहीं है। और वो जो है रॉनी से थोड़ा बदतमीजी से नहीं, लेकिन रॉनी को ऐसा लगता है, और बाकी लोगों को भी जो बैठे हैं वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि फीलिंग्स को जो इज्जत रॉनी को देनी चाहिए वो वैसी इज्जत उसको दे नहीं रहे हैं। और फिर फाइनली जो फील्डिंग है वो बोलता है कि मेरा ओपिनियन ये है और मैं अपना ओपिनियन लेके यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे क्लब में अब आऊँगा भी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों की। और फिर वो क्लब छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब फाइनली क्या होता है कि अडेला की तबीयत जो है वो पहले से सुधर रही होती है, वो काफ़ी बेटर हो चुकी होती है, सब लोगों ने उसका बहुत ध्यान रखा होता है। फिर फाइनली रॉनी उससे मिलने आता है, रॉनी बोलता है कि तेरे साथ जो गलत हुआ उसकी सज़ा तो अजीज़ को ज़रूर मिलेगी, ये पूरा इंडिया, ये जितने लोग हैं ये सब भुगतेंगे, तुम देख लेना, मैं इन सबको सज़ा दूंगा। और जो अडेला है उसको, उसके मन में ये सब उतनी घृणा नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि मुझे सारे इंडियंस को सजा देनी है सब कुछ, लेकिन उसको बस उसके साथ गलत हुआ है, उसको उस चीज़ की फीलिंग है। फिर वो बोलती है कि मुझे मिसेस मूर से मिलना है। तो रॉनी उतना एक्साइटेड नहीं है उसको मिसेस मूर से मिलवाने के लिए, वो बोलता है कि उनकी भी तबीयत सारी थोड़ी ऊपर नीचे ही है, पता नहीं कुछ भी बातें कर रही है वो, तो उनकी बातों पर तुम ज़्यादा ध्यान मत देना। अडेला बोलती है कि ठीक है जो भी कुछ है, मुझे अभी उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो जब वो मिसेस मूर से मिलने जाती है तो मिसेस मूर उसको कहती है कि तुम गलती कर रही हो, तुम ये गलत इल्ज़ाम एक बेचारे आदमी पे लगा रही हो जिसकी कोई गलती नहीं है, जो एक बहुत ही भला इंसान है, तुम उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं मेरे साथ में हुआ है। और फिर वो बोलती है अडेला जो है कि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, एक एको है मेरे दिमाग में जो कि रुक नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो अब हमें समझ में आता है कि जो अडेला है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, शी इज़ नॉट श्योर कि उसके साथ बदतमीज़ी किसने की। उसके साथ किसी ने बदतमीज़ी की है, उसे हर्ट हुआ है फिजिकली, वो वायलेट हुई है, लेकिन उसे ये नहीं पता, उसे कंफर्म नहीं है कि वो अजीज़ ही था क्या, हो सकता है वो कोई और हो। लेकिन अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से जो रॉनी है, क्योंकि वो इतना गुस्से में है कि वो चाहता है कि अजीज़ को सज़ा मिले, तो वो बार बार अपनी इस होने वाली बीवी को, या जो उसकी फियांसे है उसको बार बार फोर्स करता है कि नहीं तेरे साथ गलत हुआ है, और वो जो आदमी है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो उसको बार बार कन्विंस करता है कि नहीं अजीज़ को हम सज़ा दिलवाएंगे, तुम बस कोर्ट में जाके हाँ बोलो कि हाँ इसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। और जो उसकी मम्मी है वो अगेंस्ट में, मम्मी कहती है, मिसेस मूर जो है वो कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान को फंसा रहे हो, जो जिसने बेचारे ने कुछ भी गलत नहीं किया, जो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था।
तो ऐसे ही इन लोगों का वहाँ पे जो झगड़ा होता है, फिर अडेला जो है वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन था कि मिसेस मूर उसकी साइड लेंगी, लेकिन मिसेस मूर उसकी साइड नहीं ले रही होती है। और इधर रॉनी और उस मिसेस मूर का भी झगड़ा होता है, क्योंकि रॉनी को लगता है कि मेरी माँ मेरी साइड नहीं ले रही है। तो वो फाइनली अपनी मम्मी को बोल देता है कि मम्मी, तुम्हारा यहाँ इंडिया में बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारा टिकट बुक करवा रहा हूँ, तुम वहाँ से चली जाओ, यहाँ से तुम ब्रिटेन वापस चले जाओ, तुम्हारे दूसरे बच्चे उनके साथ में तुम रहो। तो वो लेडी मेलन बे करके जो है, उनके साथ में इनका बोट का, शिप का जो है वो टिकट बुक कराते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। तो वो उसको बॉम्बे तक भी एस्कॉर्ट नहीं कर पाता है, जैसे तैसे वो बोल जैसे भी वो है उनको वहाँ तक भेज देता है, और फिर उनको बोट से उनका टिकट रहता है आगे जाने के लिए ब्रिटेन वापस। अब जब वो वहाँ शिप में बैठी रहती हैं तो उन्हें सब चीज़ें दिख रही है, उन्हें हर चीज़ जाते हुए दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे, और वो सब उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मैंने तो इंडिया कुछ भी देखा ही नहीं। वो पहाड़ तो छूट गए, ये पेड़ तो छूट गए, वो खजराना, वो शालीमार की केव्स, मांडू हम्पी, सब बहुत सारी जगह, बोलती कि ये सब तो मैं कुछ भी देख ही नहीं पाई। और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अब बस उसको अंदर से मिसेस मूर को बहुत बुरा लगता है कि मैं कुछ भी देख नहीं पाई और पता नहीं क्या ही करके आगे उल्टा, जो घूमना फिरना था वो तो दूर की बात है, कोई एक बेचारा इनोसेंट इंसान मेरी वजह से अब वहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे इंडिया देखना था। और वो चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ अडेला जो है वो घर पे है, रॉनी है वहाँ पे, उसके साथ जो दूसरे ब्रिटिश लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम ही केस जीतोगी। और जो अडेला है उसके मन में अभी भी यही चल रहा है कि वो श्योर नहीं है, उसको भी वो इको जो है वो कान में सुनाई दे रही है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और ये लोग उसको वापस वही सांत्वना देते हैं कि नहीं तुम केस जीतोगी, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें जस्टिस मिलेगा, तुम बस चलो और वहाँ पे बोलो कि हाँ इस आदमी ने किया है ये सब। अब इधर जो फील्डिंग है, क्योंकि उसको भी ब्रिटिश लोगों पे गुस्सा था कि ये एक अच्छे इंसान को फंसा रहे हैं, तो उन लोगों ने भी वहाँ अपनी तरफ से पूरी जोर लगाया, उन्होंने एक बहुत अच्छा वकील हायर किया और उन्होंने केस लड़ना चालू किया ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट, अडेला के अगेंस्ट। तो जब ये लोग फाइनली वहाँ कोर्ट में गए, तो जो वकील था, जो अजीज़ की तरफ से जो वकील था, वो बोलता है कि बताओ, अगर जो औरत है वो सुंदर नहीं भी हो, वो जो आदमी है वो उससे भी ज़्यादा बदसूरत है, तो भी तुम्हें लगता है क्या कि वो आदमी उसको उसको हरास करने की कोशिश करेगा? तो अडेला को एकदम बुरा लगता है कि ऐसे कैसे ये लोग, मैं भले ही जैसे भी दिखती हूँ बट ये मुझे बदसूरत कैसे बोल सकते हैं, विच इज़ सो रूड। और फिर उसको एकदम उसको चक्कर से आने लगते हैं, तो उसको चक्कर आने लगते हैं, तो ये जो ब्रिटिश लोग वहाँ बाकी बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि एटलीस्ट इसको कहीं थोड़ा ऊपर कुर्सी पे बिठाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो जज बोलता है कि ठीक है, आई विल अलाउ दिस। तो सडनली कुर्सियाँ लाई जाती हैं, तो सिर्फ अडेला नहीं, वहाँ जितने ब्रिटिश लोग हैं वो सब लोग वहाँ ऊपर बैठ जाते हैं। तो फिर जो मिस्टर दास हैं, जो कि इनके वकील हैं अजीज़ के, वो बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, ये तो सारे तुमने ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी ऊपर बैठा दिया। तो कहीं ना कहीं वो चार्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो जज है वो तो इंडियन है, क्योंकि रॉनी को नहीं बैठने दे सकते थे वो जज की जगह पे, क्योंकि उसका वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है केस से। तो जो इंडियन जज है वो कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखा के, क्योंकि ये लोग सब अब हाइट पे बैठ गए, तो वो एक तरीके से चार्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मिस्टर दास है, जो वकील है, वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे आप कर रहे हो, फिर मेरा जो मुवक्किल है उसको भी आप ऊपर बैठने की कहीं जगह दिलवाओ सब कुछ। तो एकदम उनका थोड़ा ऐसा झगड़ा होता है। तो वो बोलता है, जो जज है वो बोलता है कि सही बात है, और अडेला की तबीयत खराब है तो उसको चेयर पे बैठाओ, बाकी सब लोगों को यहाँ नीचे करो, हर कोई वहाँ सर पे चढ़ के तो नहीं बैठ सकता। तो फिर वो सबको नीचे उतारता है, तो कहते हैं एक तरीके से लाइन पे ले आता है सबको। फिर उन लोगों के और सवाल जवाब चालू होते हैं, और फिर वो बुद्धिस्ट और जैन कैब्स की बात करते हैं, तो और जो रिलीजन है इंडिया के वो निकल आते हैं। और फिर जो है वो जो वकील है मिस्टर दास, वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि मिसेस मूर को यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि वो ये साबित कर सकती हैं कि अजीज़ इनोसेंट है, क्योंकि फील्डिंग तो कोई गवाही नहीं दे सकता क्योंकि वो वहाँ था नहीं, लेकिन मिसेस मूर को अगर यहाँ बुलाया जाए तो वो ये गवाही देंगी। लेकिन रॉनी ने जानबूझ के अपनी माँ को वहाँ वापस भेज दिया है ताकि वो अजीज़ को बचा ना सके। तो सडनली पूरे कोर्ट में ऐसा मरमर हो जाता है कि ओ मिसिस मूर, इस मिस, अब क्योंकि वो इंडियंस है तो उनको मिसिस मूर नहीं बोलते आता है, तो वो इस मिस मूर, इस मिस इस मूर, ऐसे करके वहाँ पूरे कोर्ट में जो है मरमर चालू हो जाता है कि ओ ऐसी कोई औरत है। तो सडनली एक लेजेंड्स नहीं होते जिनके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, लेकिन बस हर किसी के दिमाग में होता है कि हाँ वो एक औरत थी जो कि हमारा सपोर्ट कर सकती थी। तो रॉनी जो है वो बोलता है कि मैंने उनको पहले ही घर भेज दिया और वो घर जाना चाहती थी इसलिए उन्हें घर भेजा गया, मैंने कोई यहाँ से उन्हें भगाया नहीं है। और वो बोलते हैं कि वो वैसे भी इधर आ नहीं सकती है। अब फिर जो मिस्टर दास है वो उसको बोलते हैं कि अडेला को पूछते हैं कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि इसी आदमी ने तुम्हें असॉल्ट करने की कोशिश की है? तो जो अडेला है वो क्योंकि शुरू से उसको फंसाना नहीं चाहती थी, और वो नहीं चाहती थी कि किसी
जो बेचारा इंसान जिसने कुछ गलत नहीं किया है उसके साथ कुछ बुरा हो। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे श्योर नहीं है, हो सकता है कि वो गाइड होगा, वो अजीज़ नहीं था, या हो सकता है वहाँ पे कोई और इंसान होगा जिसने ऐसा किया है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि वो अजीज़ ही है। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अब फिर केस यहीं ख़त्म हो गया क्योंकि इसने अपनी गवाही वापस ले ली, उसने अपना जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर लिया है। तो उस जो सारे चार्जेस हैं अजीज़ के खिलाफ, वो सारे चार्जेस वापस ले लिए जाते हैं। तो अब जो है ये सब लोग, क्योंकि अडेला अब सडनली, क्योंकि उसने अपनी गवाही बदल ली राइट, तो सारे ब्रिटिशर्स लोग भी उस पर चिढ़ जाते हैं और वो लोग सब वहाँ से चले जाते हैं। और जब ये लोग वहाँ कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो जो सारे लोग हैं वो अजीज़ के लिए बहुत चेयर करते हैं और फीलिंग्स के लिए बहुत चेयर करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सच का साथ दिया, ये जो सही थे उसके साथ में थे, तो वो उन सबको बहुत चेयर करते हैं, उनको अपने कंधों पे उठा उठा के सब जगह ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक रायट होने की सिचुएशन थी, क्योंकि जब रॉनी बोलता है कि मैं उस इंसान को सबक सिखाऊंगा, वो इनका एक नौकर सुन लेता है खिड़की के बाहर, और वो जाके ये इंडियन लोगों को बताता है। और जितने मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने सबने उपवास रखा होता है कि अजीज़ छूट जाए उसके लिए। तो अब वो सब लोग बहुत खुश हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ ये केस में अजीज़ की नहीं, एक तरीके से इंडियंस की जीत हुई। तो बाहर सब बहुत खुशी की लहर सब जगह दौड़ चुकी है। अब क्योंकि जो इधर अडेला है उसको उसके ब्रिटिश लोगों ने छोड़ दिया है, तो वो फील्डिंग के साथ में उसके घर पे चली जाती है, क्योंकि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, प्लस बाहर जो लोग हैं मे बी वो उसको मार दें या कुछ कर दें। तो वो फीलिंग से घर चल जाती है। फिर वहाँ पे ये लोग बात करते हैं तो वो बोलती है कि मुझे अभी भी श्योर नहीं है, हो सकता है कि वो गाइड होगा जो कि तब से गायब है, किसी को पता भी नहीं वो किधर है, बट दे आर नॉट श्योर कि वो कौन था या वहाँ पे क्या हुआ था। अब जो अडेला है वो ऐसे है कि ठीक है मैं फ़ोन करके पूछती हूँ, अगर मुझे कोई यहाँ से लेने आएगा तो मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से जाने की। तो वो जो रॉनी से बात करती है तो वो लोग बोलते हैं कि रॉनी का जो घर है वो अभी अडेला के लिए सेफ़ नहीं है। तो फिर जो फील्डिंग है वो बोलता है कि ठीक है मैं वैसे भी अभी यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम मेरे घर पे जब तक चाहे तब तक यहाँ रुको और तुम यहाँ पे रुक सकती हो। तो वो बोलती है ठीक है। रॉनी फिर उसे मिलने के लिए आता है, तो ये लोग बात करते हैं। तो वो उसको बताता है कि जो मिसेस मूर है उनकी वहीं उस शिप पे डेथ हो गई थी। तो पहले तो इन लोगों को बिलीव नहीं होता है, लेकिन फिर को फाइनली उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ सच में मिसेस मूर की शिप पे उसी वक्त डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी। तो इन लोगों को तो पता भी नहीं था, इनको बाद में पता चलता है। फिर ये लोग सोचते हैं कि अगर हम अजीज़ को ये सब बताएंगे तो अजीज़ का दिल टूट जाएगा, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो वो जीता, इतने टाइम से वो सफ़र कर रहा था, तो हम उसको अजीज़ को अभी कुछ नहीं बताते इस बारे में। तो ये लोग डिसाइड करते हैं ऐसा कि ठीक है। उसके बाद में जो हीसल पॉप है, रॉनी जो है, वो अडेला को बोलता है कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भी मतलब दिल टूट जाता है। सोचता है कि अब मैं इस औरत से कैसे शादी करूंगा, स्पेशली जब इतना कुछ केस हो चुका है, ये भी इंडिया में अब यहाँ रह नहीं सकती। तो वो उसको बता देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। फिर वो उसको ये भी बताता है कि अजीज़ जो है वो तुम पे केस करने वाला है डिफेमेशन का, क्योंकि तुमने उसके ऊपर झूठा चार्ज लगाया, उसको इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ा। तो वो तुम पे 20,000 रुपये का केस करने वाला है और वो जीत जाएगा और तुम्हें उसको ये पैसे भरने पड़ेंगे। अब 20,000 रुपये हमारे लिए आज उतना वैल्यू नहीं रखते हैं, बट उस वक्त के हिसाब से 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट था। इवन अडेला के लिए भी, जो अगर वो ब्रिटिशर्स थी फिर भी अगर उसको उस वक्त 20,000 रुपये भरने पड़ जाते तो इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। तो वो भी सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँगी, उसको कुछ समझ नहीं आता है। प्लस जितने ब्रिटिशर लोग हैं वो भी उसके अगेंस्ट में ही हैं, इंडियंस भी कोई उसका साथ देने नहीं वाले हैं। तो शी इज़ वेरी कन्फ्यूज और वो फील्डिंग के घर पे वहाँ रुकी रहती है। फिर तो अब जो फील्डिंग है उसको पता चलता है कि जो अजीज़ है वो अडेला के ऊपर ऐसा केस करने वाला है। तो वो जाके अजीज़ को समझाने की कोशिश करता है कि ठीक है उससे गलती हो गई, लेकिन एट द एंड उसने कोर्ट में तेरे लिए सच बोला, तो तू उसके ऊपर ये केस मत कर। तो अजीज़ बोलता है क्यों नहीं करूँ, मेरे बच्चों को ज़रूरत है खाने की, और फिर मैं जॉब भी छोड़ दूंगा तो भी चलेगा, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि नहीं, तू जो बोलेगा अजीज़ मैं उसको बोलूँगा, वो लड़की खुद आके तुझसे माफ़ी मांगेगी और तू जो भी बोलेगा वो उस पर साइन कर देगी। तो अजीज़ जो है, ये उसके वर्ड्स हैं कि अजीज़ बोलता है कि ठीक है उसको बोलो कि वो एक पेपर पे लिखे कि डियर डॉक्टर अजीज़, आई विश यू हैड कम इन टू द केव, आई एम एन awful ओल्ड हैग एंड इट इज़ माई लास्ट चांस। तो वो एक तरीके से ये बोल रहा है अजीज़, कि वो बोलता है कि मैं चाहती थी कि काश तुम उस केव में आ जाते और मैं इतनी बदसूरत हूँ कि मेरे पास और तो कोई आएगा नहीं। तो जो फील्डिंग है वो बोलता है कि ऐसी चीज़ वो कैसे साइन कर सकती है, वो अपॉलोजी मांग सकती है तुमसे, लेकिन इस तरीके से चीज़ें तो वो नहीं साइन करेगी ऑब्वियसली, राइट। तो वो कन्विंस करने की कोशिश करता है उसको कि तुम मत उसके ऊपर ये चार्जेस प्रेस करो, लेकिन जो अजीज़ है वो बोलता है कि नहीं मैं तो करूँगा। फिर जो फील्डिंग है वो अजीज़ को मिसेस मूर की डेथ के बारे में बताता है।
तो अजीज़ पहले तो बिलीव नहीं करता है, लेकिन फिर फाइनली उसको समझ में आता है कि ओ उनकी सच में डेथ हो चुकी थी। और इनफैक्ट इवन एट दैट टाइम जब कोर्ट में वो बोल रहे थे कि मिसेस मूर को यहाँ बुलाओ, वो गवाही देंगी, उस वक्त वो ऑलरेडी मर चुकी थी, बट किसी को पता नहीं था। फिर समहाउ जो फील्डिंग है वो मिसेस मूर के नाम पे जैसे तैसे करके उनके दोस्ती का वास्ता देके अजीज़ को कन्विंस करता है कि वो जो चार्जेस है वो ड्रॉप कर। लेकिन जो अजीज़ है उसको अच्छा नहीं लगता, वो कहता है कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम उसी का साइड ले रहे हो और तुम्हें तो मेरी साइड लेनी चाहिए सब कुछ। लेकिन जो फील्डिंग है वो सिर्फ सही का साथ देना चाहता है कि ठीक है उससे भी गलती हुई, लेकिन वो माफ़ी मांग रही है, और इधर अजीज़ जो है वो कन्विंस होने को तैयार नहीं है। इस बीच में जो फील्डिंग है वो जाके अपने बंगलों पे कई बार जाके वो अडेला से मिलता है, क्योंकि वो बेचारी अकेली, उसके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं है। तो वो उससे जाके बात करता है। फिर वो उसको पूछता है कि तुम्हारे आगे के प्लान क्या है, तो वो बोलती है कि मैं इंग्लैंड चली जाऊंगी और फिर वहाँ पे देखती हूँ क्या होना है ये वो। फिर जो वो इससे बात करती है फील्डिंग से, तो वो भी ये बोलता है कि हाँ मैं भी देखूँ क्या होता है, आई एम नॉट श्योर, मे बी मेरे इजिप्ट में भी कुछ काम है, मैं शायद वहाँ पे भी जाऊँगा, इधर उधर थोड़ा वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा। तो ऐसे ये लोग सब बात करते हैं और फिर फील्डिंग वहाँ से वापस आ जाता है। तो फाइनली क्योंकि जो मिस्टर फील्डिंग है वो अजीज़ को कन्विंस कर लेते हैं कि ठीक है मिसेस मूर के नाम पे, वो कहते हैं कि तुम्हारी उनकी दोस्ती के लिए तुम इस केस को जाने दो और उसके ऊपर चार्ज मत करो। तो जो अजीज़ है वो मान जाता है और फिर जो मिस्टर फील्डिंग है वो अडेला से बात करते हैं। अडेला बोलती है कि ठीक है मैं वापस जा रही हूँ, और वो वापस ब्रिटेन चली जाती है। अब क्या होता है कि जो अजीज़ है वो यहाँ पे बैठ के पोइट्री वगैरह लिखता है और लोग उसकी पोइट्री की तारीफ़ करते हैं कि वहाँ अच्छी पोएम लिखी है सब कुछ। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अजीज़ के कानों में लोग बात डालने लगते हैं कि जब अडेला वहाँ अकेली थी तो फील्डिंग जाता था शाम को उसके वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनका अफेयर चल रहा था। और वो दूसरे, और इसीलिए जो फील्डिंग है उसने अजीज़ का फ़ायदा उठाया जानबूझ के और अडेला को पैसे देने से बचा लिया, क्योंकि एट द एंड है तो वो दोनों ब्रिटिशर्स ही। ऑन द अदर साइड इवन दो अजीज़ ने अडेला को के ऊपर केस नहीं किया और उसके वो पैसे माफ़ कर दिए, तो भी ब्रिटिशर्स जो थे वो कोई अजीज़ से खुश नहीं थे। उनको ये लगता था कि अजीज़ तो है ही कल्प्रिट, उसने ये सब कुछ गलती की थी और इसीलिए उसका कंसाइंस जो होता है हमें अंदर से गिल्टी फील होता, इसलिए उसने अडेला से पैसे नहीं लिए क्योंकि उसे पता है कि वो गलत था। तो इसके हाथ से तो बेचारे के हाथ से पैसे भी चले गए। जो इसका एक दोस्त था उसको ये शक है कि वो उसका अडेला के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए उसका वो दोस्त भी उसके हाथ से चला गया। और अब वो उसे कहीं ना कहीं बहुत एनजाइटी है, तो वो जाके फील्डिंग से बात करता है और बोलता है कि अच्छा तुम्हारा चक्कर तो चल रहा था ना और सब कुछ। तो जो फील्डिंग है वो बोलता है तुम पागल हो, कि मेरा और उसका कुछ नहीं चल रहा था। तो पहले तो वो इतना क्लियर करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। वो जानता है कि इंडिया कैसा है और यहाँ पे जो है रूमर्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं और सब कुछ। लेकिन फिर वो बोलता है कि अगर तुम भी बिलीव करते हो, तो बोलता है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि तुम कैसे इन सब चीज़ों पे बिलीव कर सकते हो। फिर फाइनली जो इनका कहीं ना कहीं होता है मन में खटास आ जाती है, वो चीज़ हो जाती है। और फिर उसको बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, फील्डिंग बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी कुछ काम है, तो इजिप्ट वगैरह में काम है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो फिर ये अजीज़ बोलता है कि ठीक है ओके मिलते हैं, फिर हम लोग जब कभी होगा तो हमारा मिलना होगा तो हम लोग मिलेंगे। और फिर लोग ऐसे नॉर्मल थोड़ी बहुत अच्छाई बुराई और इन सब की बात करते हैं और फिर फील्डिंग वहाँ से चला जाता है। अब फील्डिंग जो है अपना वर्ल्ड टूर चालू करता है, वो इजिप्ट जाता है, वो दूसरी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज जाता है, वहाँ से वो अजीज़ को चिट्ठियाँ भी भेजता है। लेकिन अजीज़ जो है क्योंकि उसका दिल ऑलरेडी कहीं ना कहीं टूट चुका है फील्डिंग से, तो वो उसको उतना कोई रिप्लाई नहीं करता है। इसके साथ ही हमारा जो है सेकेंड पार्ट जो केव्स है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो लास्ट पार्ट है टेम्पल, वो चालू होता है। तो टेम्पल पार्ट जो चालू होता है, तो ये लोग एक दूसरी जगह पे हैं। अजीज़ ने भी अपना जो गांव है वो चेंज कर लिया, वो सेम जगह पे नहीं रहता, वो दूसरी जगह पे रहता है। यहाँ पे एक दूसरे राजा हैं और वो यहाँ पे काम करता है। अजीज़ जो है वो पोएट्री लिखता है आज के टाइम पे। ये कहानी जो है काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है जो फील्डिंग था उसके जाने के बाद से। अब जो है उसको लेटर्स आते हैं अजीज़ को, कि फील्डिंग का लेटर आता है कि मैं है ना यहाँ इंडिया में हूँ, मैं इस गांव में हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो अजीज़ जो है वो उसके लेटर का जवाब नहीं देता है। और सडन और साइड बाय साइड जो यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहे हैं, मुस्लिम लोगों के अलग फेस्टिवल चल रहे हैं और हिंदू लोगों के अलग फेस्टिवल चल रहे हैं। जो कि ब्रिटिश लोग हैं, इन लोगों को देखने की काफ़ी इच्छा रहती है कि क्या होगा, कैसे इन लोग के फेस्टिवल्स या ओकेजन्स में ये लोग क्या करते हैं। अब हमें अजीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि जो मिस्टर फील्डिंग थे उन्होंने उसको काफ़ी सारी चिट्ठियाँ लिखी थी, और अजीज़ भी वो चिट्ठियाँ जब अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था तो उन लोग को सबको कहीं ना कहीं यही लगता था कि जो फीलिंग है वो काफ़ी बदल गया, उसकी चिट्ठियों में जो है वो आत्मीयता, जो प्यार था पहले की तरह, वो नहीं रह गया। तो अजीज़ पहले थोड़ा बहुत तो रिप्लाई करता था छोटा मोटा, फिर बाद में उसने वो रिप्लाई करना भी बंद किया।
और फिर एक जो चिट्ठी आई अजीज़ को, उसमें ये लिखा हुआ था, फील्डिंग ने लिखा था कि मैं तुम्हारे ही जानने वाले किसी से शादी कर रहा हूँ यहाँ इंग्लैंड में। तो अजीज़ को लगता है कि हाँ, उसने अडेला से शादी कर ली, तो उसको लगता है कि एक मुझे उल्लू बना दिया उसने, कि पैसे बचाने के लिए, और अब अच्छा उसने वहाँ जाके अडेला से शादी कर ली, तो ये सब ब्रिटिश लोग एक साथ हो गए और हमको परेशान करके हमें उल्लू बना के यहाँ से चले गए। तो उसके मन में बहुत गुस्सा है उस टाइम से, और उसके बाद से वो काफ़ी एंटी ब्रिटिश हो जाता है। और ये इतने टाइम से, जब से ये सब केस हुआ, वो ब्रिटिश लोगों से बात भी नहीं करता है और उनसे दूर ही रहता है, बहुत ही दूर। उसके मन में घृणा बैठ जाती है उन लोगों के लिए, और इसीलिए जब इसको चिट्ठी आती है फील्डिंग की, तो वो उसका कोई जवाब भी नहीं देता है। अब ऐसा होता है उसकी किस्मत से कि जहाँ पे ये रुका होता है वहीं पे जो है राल्फ मूर उसके पास आता है। राल्फ मूर जो है वो मिसेस मूर का बेटा था। उनके दो और बेटे थे अगर याद होगा तो, राल्फ और स्टेला। तो उससे उसको मिलना होता है, फिर ये लोग वहाँ पे बात करते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी, जो राल्फ है वो बोलता है कि हाँ, मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में चिट्ठियों में लिखा था कि तुम उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो वो बोलता है कि हाँ, एक्चुअली वही एक औरत थी जो मेरी अच्छी दोस्त थी, इसके अलावा तो और कोई दोस्त है नहीं, और स्पेशली ब्रिटिश तो कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। तो ये लोग ऐसी बात करते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है, हमारी कोई गलती नहीं है, तुम, क्योंकि जो अजीज़ है वो उससे उतने अच्छे से बात नहीं करता है, वो काफ़ी रूड ही है उनसे। तो बोलता है कि हमारी कोई गलती नहीं है। तो वो अजीज़ बोलता है कि हाँ ठीक है, वो तो जो भी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। फिर वो जो राल्फ है वो अपनी इच्छा रखता है कि मैं जो फेस्टिवल है वो देखने बाहर जाना चाहता हूँ। तो अजीज़ बोलता है वो तो यहाँ के राजा पे डिपेंड करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब अजीज़ जो है वो इनकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता, वो और इन सब पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी एक बार वो पढ़ा और वो बहुत गंदा भुगत चुका है। तो जो राल्फ है वो बोलता है कि हम पहले वाली जहाँ राजा के वहाँ रुके थे, उसने तो हमें बहुत हेल्प की थी, वो खुद हमें सब जगह लेके जाता था, लेकिन ये वाला राजा पता नहीं क्या है कैसा। तो अजीज़ बोलता है अच्छा ठीक है, मैं शाम को तुम्हें बोटिंग के लिए लेके चलूँगा। तो वो बोलता है ठीक है। तो जब शाम को ये लोग बोटिंग के लिए जाते हैं तो फील्डिंग भी वहाँ पे आता है, तब जाके वो फील्डिंग और उसकी वाइफ से मिलता है। तो पता चलता है कि वो अडेला नहीं है, फील्डिंग ने जिससे शादी की थी वो मिसेस मूर की दूसरी बेटी थी स्टेला, उसने उससे शादी की थी। तो वो एक तरीके से रॉनी की स्टेप सिस्टर थी। तो इस बात से भी अजीज़ को थोड़ा गुस्सा रहता है कि उसने रॉनी से रिलेटेड किसी भी इंसान से शादी कैसे की, जबकि फील्डिंग उसका दोस्त है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं ये गुस्सा कम होता है कि उसने एटलीस्ट अडेला से शादी तो नहीं की, क्योंकि उसे अभी तक ये लगता था कि उसे उल्लू बनाया गया है। तो उसका थोड़ा वो गुस्सा कम होता है। और फिर बोट में जब ये लोग जाते हैं तो ये सब चीज़ें कॉन्फ्रंटेशन उनका होता है और उनकी बात होती है। तो फील्डिंग बोलता है मैंने तुम्हें बात की चिट्ठियों में लिखा भी था, मैंने उसका नाम भी इतनी बार लिखा है, तुमने ऐसे कैसे ध्यान नहीं दिया। तो वो बोलता है कि टू बी ऑनेस्ट, मैंने तुम्हारी कोई चिट्ठियाँ उसके बाद पढ़ी ही नहीं, मैंने तुम्हारी सारी चिट्ठियाँ फाड़ के फेंक दी थी। तो फिर ये लोग ऐसे ही फिर आपस में बात करने लगते हैं। फिर कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन गुस्सा तो फिर भी मन में कहीं ना कहीं होता ही। फिर ये लोग जिस बोट पे होते हैं वो बोट एकदम पलटने वाली होती है, तो वो पलट जाती है और जब सब ऑलमोस्ट डूबने की कगार पे होते हैं, तो जो स्टेला है वो पहले फील्डिंग के को पकड़ के रहती है, और फिर वो सडनली अजीज़ को पकड़ के अपनी जान बचाने के लिए फिर वो लोग सब वहाँ से बाहर निकलते हैं पानी से, और वो सब एकदम शॉक में रहते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो फील्डिंग है वो बोलता है कि काश तुमने मेरे चिट्ठियों का कभी जवाब दिया होता, मैंने तुम्हें इतने प्यार से इतनी चिट्ठियाँ लिखी थी और इतनी सारी चीज़ें मुझे तुम्हें बतानी थी, मैं बताता भी था, लेकिन मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता था। और तुम्हें ना मेरी बीवी से बात करनी चाहिए कि मारा बार वगैरह में जो हो तुम्हें वो सब बताना चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी बीवी तुमसे बात नहीं करती क्या। तो वो बोलता है करती है, लेकिन हमारा में वो उतना मैच नहीं है। तो वो बोलता है क्या वो फेथफुल नहीं है। तो फीलिंग बोलता है नहीं, वो फेथफुल तो बहुत है, लेकिन मैं अपनी इस शादी से खुश नहीं हूँ, हम लोगों की जो सोच है वो बहुत अलग अलग है, और जो मैं चाहता था, जो मैं एक्सपेक्ट करा था अपनी शादी से, ये वैसा नहीं है। फिर ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ी आत्मीय बातें करने लगते हैं, इनका जो बॉन्ड है वो वापस रिन्यू होने लगता है एक तरीके से। तो और इनको ये भी पता है कि ये लोग शायद अब आखिरी बार ही मिल रहे, इसके बाद ही कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि इवन दो उनके जो सारे जो गलत नोशंस थे वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि अब उनका मिलना कहीं होगा नहीं। तो इनकी जो सारी जो एक दिखावा, जो पोलाइटनेस होती है, वो भी सब खत्म हो जाती है। ये लोग अपने मन की बातें बाहर रखने लगते हैं और सब पुरानी बातें करते हैं, और फिर वो बताते हैं कि अच्छा तुम्हें इधर चले जाना चाहिए, उधर चले जाना चाहिए, ऐसे सब नॉर्मल बातें करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अजीज़ उसको बोलता है कि हाँ, जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब तुम हम पे राज करना बंद कर दोगे, तब हम लोग दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो तुम जो भी कह लो, इंडिया में जितने भी रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक हैं और हम सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं। तो अभी हमारा और तुम्हारी दोस्ती होना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
तो अजीज़ के इस बात को सुन के फील्डिंग जवाब देता है, लेकिन हम अभी दोस्त क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो अभी दोस्त होना चाहता हूँ, मैं नहीं वेट कर सकता कि जब तुमको आज़ादी मिल जाएगी तब हम दोस्त बनेंगे, तब तक क्या पता हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या जो भी कुछ है मैं अभी चाहता हूँ। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, वाई कांट वी बी फ्रेंड्स नाउ, इट इज़ वॉट आई वॉन्ट, इट इज़ वॉट यू वॉन्ट। तुम भी यही चाहते हो और मैं भी यही चाहता हूँ। तो उसका लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें ऑथर ने ये जो बुक ख़त्म की है उसमें लिखा है उसने, बट द हॉर्सेस डिडंट वांट इट, द स्वेड अपार्ट। जो घोड़े थे वो नहीं चाहते थे, जो धरती थी वो नहीं चाहती थी, जो पत्थर है वो नहीं चाहते हैं, जो पेड़ है, जो मंदिर है, जेल है, जो राजा महाराजा, चिड़िया, जो गेस्ट हाउस, जो भी कुछ हमें दिख रहा है वो नहीं चाहते हैं कि ये दोनों दोस्त रहें। जो हज़ारों आवाज़ों में वो यही कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं। जो आसमान कह रहा है यहाँ नहीं, अभी तुम दोस्त नहीं हो सकते। और इस तरीके से जो नावल है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये नावल। ये मैंने एक्चुअली इसको चैप्टर वाइज पूरा एक एक सब कुछ आपको डिटेल में बताया, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करती गई हूँ। अगर आपको इसकी शॉर्ट में समरी चाहिए तो मैं उसका भी जो लिंक है यहाँ ऐड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अब ये वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी स्टोरी के बारे में, जो नावल है, जो राइटर है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत क्विक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो अगर आप इग्नू की बुक्स पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि जो फॉरेस्टर थे उनके जिस फ्रेंड ने उनको इंडिया बुलाया था और ये बुक लिखने के लिए कहा था, उनका नाम था मिस्टर सैयद रॉस मसूद, जो कि उनसे ब्रिटेन में मिले थे और उन्होंने उनको यहाँ इंडिया में इनवाइट किया था। इस बुक की जो टाइप ऑफ राइटिंग है उसे बहुत सारे अलग अलग लेवल पे उसको लिंक करने की कोशिश की है, टेक्स्ट के अंदर भी और टेक्स्ट के बाहर भी। तो ये जो बुक है इसको आप एक ट्रैवल गाइड, एक हिस्ट्री बुक जो कि रोमांटिसाइज करती है लैंडस्केप को और क्रिटिसाइज भी करती है, उसके वे में ले सकते हैं। इसके अलावा जो क्रिटिकल अप्रोच है टेक्स्ट की वो है साइकोलॉजिकल, जिन जिन चीज़ों पे कमेंट करती है वो है साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल रियलिटीज़ जो है इंडिया की, वो ये सब के बारे में बताती है। इसके अलावा हमारा जो रेस, क्लास और जेंडर का डिफरेंस है वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। और जो फॉस्टर है वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है और वो इंडिया को कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है इस बुक में भी। जब आप स्टोरी भी पढ़ेंगे तो वो इंडिया को फेवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फॉस्टर की बात की जाए तो वो अगर आप इग्नू की बुक पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो फॉस्टर थे उस वक्त, स्पेशली जब ये बुक लिखी गई है उस टाइम पे जहाँ पे वो बेस्ड है, उस टाइमलाइन में गांधी जी जो थे उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इंडिया में सब जगह, लेकिन फिर भी फॉस्टर ने गांधी जी के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है, कुछ भी उसके बारे में व्यक्त नहीं किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस टाइमलाइन पे उन्होंने स्टोरी लिखी है जहाँ पे इतना गांधी जी जैसे जो इंसान थे उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, उन्होंने कैसे उनको पूरी तरीके से ऑमिट किया? उसका रीज़न ये है कि हम ये नहीं कह सकते, उसके पीछे हम ये नहीं कह सकते कि जो फॉरेस्टर है वो इस इमोशन को नहीं दिखाना चाहते थे या फिर उन्हें इस चीज़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो अनअवेयर थे, बट उन्होंने जानबूझ के गांधी जी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस चल रहे थे। इंडिया वॉज स्टिल अंडर द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस और बहुत सारे झगड़े वगैरह चल रहे थे। अब अगर वो गांधी जी के बारे में मेंशन करते इस बुक में तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको भुगतना पड़ता है इस सब से। तो इसीलिए उन्होंने जानबूझ के गांधी जी को उस प्रोसेस से बाहर रखा। इसके अलावा बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उतनी लंबी भी नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर और इसके पीडीएफ भी आपको आसानी से कहीं पे भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप इजीली उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं एक लिंक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना रहे तो आप वहाँ से अपने फ़ोन में भी डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नावल भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आप इजीली उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इसकी क्विक समरी चाहिए तो वो भी मैं उसकी लिंक यहाँ ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो सीरीज़ ऑफ वीडियो है आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई और क्वेश्चंस आपको हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।